और एक और बड़ी अपडेट आ रही है, चलिए बुलेटिन की शुरुआत उससे भी कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीबीआई ने कथित दुरुपयोग पर अर्जी का जो मामला चल रहा था, जो पश्चिम बंगाल सरकार ने दायर किया था, अब अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया है। मतलब अब इस मामले पर सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल सरकार, उसने एक अर्जी दाखिल की थी कि सीबीआई का कथित दुरुपयोग हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनने के लिए तैयार हो गई है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है और अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। अंकित, पश्चिम बंगाल सरकार ने यह याचिका लगाई थी और इस याचिका में क्या क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने को तैयार हो गया है, जरा पहले यह बताइए कि याचिका में क्या था। विवेक, ये जो याचिका लगाई गई थी, ये इस मामले पर लगाई गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की जाती है, जो निर्देश दिया जाता है कि किसी मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। पश्चिम बंगाल के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अलग अलग मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने, यानी कि ममता बनर्जी सरकार ने, उस पर आपत्ति दर्ज करवाई थी कि जब राज्य सरकार की अनुमति नहीं है तो फिर ऐसे जो है सीबीआई को केस नहीं दिया जा सकता। और कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा भी नहीं की थी और ना ही जब केंद्र सरकार ने अनुमति दी थी तो उस अनुमति को सही ठहराया था और एक तरह से उसका विरोध किया था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पश्चिम बंगाल सरकार लेकर के पहुंची और उसने ये कहा कि अगर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है तो सीबीआई जांच किसी मामले में नहीं हो सकती। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर केंद्र सरकार ने किसी मामले में जांच का आदेश दिया है तो वो सही है और वो जांच होनी चाहिए। तो उसी पर शुरुआती सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती तौर पर माना है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जो कहा है वो जो है सही है और ये याचिका सुनने योग्य है। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई आगे 13 अगस्त को होगी, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ये साफ करेगा कि किसका पास क्या अधिकार है। क्या केंद्र सरकार बिना राज्य की अनुमति के सीबीआई जांच का आदेश दे सकती है, या फिर अगर राज्य आपत्ति दर्ज करता है तो सीबीआई जांच, अगर केंद्र सरकार सीबीआई को देती भी है तो वो जांच आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में तय करेगा, लेकिन शुरुआती तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हुए खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ के गुडुम्बा थाने में लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। बहराइच की एक हिंदू लड़की ने कर्नाटक के एक मुस्लिम परिवार पर यह आरोप लगाया है, उसने पुलिस में दर्ज मुकदमे में बलात्कार, दबाव डालकर निकाह करने, जबरन धर्म परिवर्तन कराने और टॉर्चर करने का मुकदमा दर्ज किया है। उसने कर्नाटक के बीदर के रहने वाले अपने पति मोहम्मद सैफुद्दीन समेत उसके परिवार के 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। जबकि बीदर में कांग्रेस के एक नेता अलीमुद्दीन पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 6 लोग इसमें नामजद किए गए हैं और जो लड़की है वो लखनऊ के गुडुम्बा की है। लव जिहाद का मामला दर्ज है। जो लड़का है वो जो है कर्नाटक का बीदर का रहने वाला है। विदेश में नौकरी कर रही थी, वहां पर उन्हें मिला कर्नाटक का सैफुद्दीन। बरगला करके उनका धर्मांतरण कराया गया और उनका उत्पीड़न किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या करती थी आप विदेश में? मैं वहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करती थी। अभी मेरी रिसेंट न्यू जॉब लगी थी और मैं अप्रैल में गई थी, जुलाई में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और ये बंदा मुझे सितंबर में मिला था एज अ क्लाइंट। सैफुद्दीन रहने वाला कहाँ का था, क्या डिटेल थे उसके, आपको पता है? हाँ, वो कर्नाटक का बीदर का रहने वाला था। तो आपकी नज़दीकियाँ कैसे हुई इससे? सर, नज़दीकियाँ कहा जाए तो बस प्रोफेशनल नज़दीकियाँ थी। इस बंदे ने पहले लिमिट क्रॉस करी। इन्होंने इनडायरेक्ट वे में मुझे अप्रोच किया कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है। इन्होंने अपने घर की समस्याएं बतानी शुरू कर दी, क्योंकि एक बार इनको मैंने देखा था वो कम्प्लीटली ड्रंक और ये अपनी ड्रिंक में मेडिसिन लेते थे। तो मैंने इनसे कहा भी कि आपके घर में समस्या है। कहते थे कि मेरी बीवी जो है मेरे गले पड़ गई है और घर वालों ने लेट मेरी शादी करा दी उठाकर और मैं झेल रहा हूँ। मेरी बीवी मेरे मन की नहीं है। और मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मोनिका नाम है उसका, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड भी मेरी जो है मुझे बस शुगर डैडी जैसा ट्रीट करती है। मेरे से पैसे लेती है, खर्चे मेरे से लेती है और जाकर चक्कर कहीं और चलाती है। तो मैं बहुत अपनी लाइफ में परेशान हूँ। उसके बाद में इन्होंने मुझे एक बार अप्रोच भी किया कि आप, अगर मैं 20 साल अपनी ज़िंदगी में पीछे होता और आप जैसी कोई कॉन्फिडेंट लड़की मिली होती तो मैं ज़रूर सोचता कि
आप जैसी होनी चाहिए कोई मेरी ज़िंदगी में। तो मैंने भी इनको बोला कि क्या है ना कि मैं जैसी भी हूँ वैसी तो हूँ, लेकिन अभी मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। और हमारे घर में क्या है ना कि एंटर कास्ट एंटर रिलीजन तो बहुत दूर की बात है, एंटर गोत्र शादी नहीं होती, हमारे गोत्र कुंडली नाड़ी देखकर शादी होती है। और हम लोग अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाते। उस बात को इन्होंने चैलेंज ले लिया कि लड़की ने मुझे मना किया कैसे। ये सब इसका नेचर मुझे बाद में पता चला, जब इसके बारे में मैंने और पता कराया और चीज़ें मुझे पता चली, लोगों ने बताया, पेपर वाइज प्रूफ हुआ, तब मुझे पता चला कि ये मैं अकेली वो लड़की नहीं हूँ जिसके साथ इसने ऐसा किया है। इस आदमी का काम है मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान से लड़कियाँ उठाना, जिसका काम में इसका साथ देती है ये लड़की मोनिका। यहाँ से लड़कियाँ उठाते हैं, लड़कियों को बहरीन में बोलते हैं कि तुमको होटल में जॉब दिला देंगे, ब्यूटी पार्लर में जॉब दिला देंगे, यहाँ काम कराएंगे। मतलब इन लड़कियों को वहाँ ले आकर के इनका शारीरिक शोषण किया जाता था। हाँ, इनको बंद किया जाता है एक कमरे में, कोई और नहीं एक काम कर रहा है कि यहाँ मैं ये बोलूँ कि इस बात में कि मुस्लिम ही सिर्फ कर रहे हैं। इतने फेक हिंदू कुछ हैं कि, और स्पेशली ये सब केरला वाले, केरला के, कर्नाटक के और हैदराबाद के, ये वही शेट्टी वेट्टी करके लोग होते हैं। ये लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट बना रखा है, बहरीन के लॉ में भी आँख धूल झोंक रहे हैं ये लोग, ये बना रखा है इन्होंने, और रात भर वहाँ पर इलीगल मुजरा करवा। इन्हीं में से एक आप भी थी, आपके साथ भी इस तरह हरकतें की गई? मेरे साथ कराने की पूरी कोशिश की गई। मुझे कैसे पता चला कि मैंने जिन जिन वीज़ाज़ का इसने मेरे से प्रोसेस कराया था, जब मैं उस वीज़ा की लड़की की डिटेल में गई कि ये लड़की इस वक्त कहाँ है, लेट चेक, तो क्योंकि नंबर तो ये लोग प्रोवाइड करेंगे। जब हमने उस नंबर्स पे कॉलिंग करनी स्टार्ट करी अपना केस हो जाने के बाद, जो मैंने बहरीन में केस किया था, तो जब उसके बाद मैंने कॉलिंग स्टार्ट करी तो पता चला कोई लड़की इस बार में काम कर रही है, कोई लड़की उस बार में काम कर रही है, उस होटल में काम कर रही है, उस होटल में काम कर रही है। जो केस आपने दर्ज कराया है वो घटनाक्रम क्या था, वो हमें बताएं। वो घटनाक्रम यही था कि पहले इन्होंने मेरा पूरा इस्तेमाल करने का सोचा, ये कर नहीं पाए, ऊपर से मैं हो गई प्रेग्नेंट। तो मेरे लिए पहले मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं क्या लेकर पुलिस के पास जाऊं इस बंदे। आप जब इस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानती थी, कैसे आपके रिलेशन बन गए? पहले जानती ही नहीं थी मैं इसके बारे में, और मेरे रिलेशन मेरे कंसेंशुअल बने ही नहीं हैं। इसने वो जो भी ड्रिंक व्रिंक इसने कराया, इनका चक्कर ही चलता है, ऐसा करके मुझे भी इन लोगों ने ऐसा किया। और उसके बाद में पूरे महीने इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, इस डर से मैं कुछ नहीं कर पा रही कि एक तो मैं अगर पुलिस के पास जाऊँ तो मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट, कुछ रिकॉर्डिंग है नहीं, मैं क्या दिखाऊँ कि मेरे को साथ ऐसा किया जा रहा है। तो संजय त्रिपाठी की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। लव जिहाद का मामला है, केस दर्ज हो गया है। संजय त्रिपाठी के पास सीधे लिए चलते हैं। उन्होंने इस महिला से, जिसने आरोप लगाए हैं कि हम उसका नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, उससे बातचीत की है। संजय, आपने उस महिला से भी बातचीत की है और एफआईआर की कॉपी भी पढ़ी है। पूरा मामला आपके नजरिए से क्या लग रहा है? क्योंकि अभी वो जो बोलते हुए सुनी जा रही है, जो आप बात कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था, कह रही है कि उसको पहले से पता था कि वो शादीशुदा है, उसको ये भी पता था कि उसके अलावा उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद इनको उनके साथ अच्छा लग रहा था। तो इनका भी मामला कुछ बहुत सही नहीं लग रहा है। देखिए, ये बहराइच की युवती है, और अगर इसके बयानों पर गौर करें, इसकी जो आप बीती है उसको देखें, तो उसका ये कहना है कि उसे नशीले पदार्थ में कुछ ड्रिंक के साथ में पिला करके उसका रेप किया गया। उसके बाद चूँकि वो विदेश में थी, अकेली थी, परेशान थी, इसलिए उसका लगातार शारीरिक शोषण किया गया। क्योंकि इस पूरे वीडियो वगैरह उसके पास थे, उस सैफुद्दीन के पास में, और उसको लेकर के लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। एफआईआर दर्ज कराई गई है। और अब एक आपने देखा है, कुछ दिन पहले देश में नए कानून लागू हुए हैं, तो उसमें ये कहा गया कि अब दंड नहीं न्याय होगा। लेकिन इस युवती की अगर आरोपों पर गौर करें तो पुलिस ने उन धाराओं में एफआईआर दर्ज ही नहीं की है जो इस युवती ने लिख करके दी है, और ना ही 2 महीने से इस एफआईआर पर कोई काम हो रहा है। तो बहरहाल आरोप के आधार पर जो जांच पुलिस को की जानी चाहिए थी वो नहीं की जा रही, जिससे कम से कम जो सत्यता है, युवती अगर मान लीजिए एक पक्षीय बात भी कर रही है, तो जो सत्यता है, जो हकीकत है, वो तो सामने आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए और युवती की बात मानी जाए तो उसके हिसाब से उसका शारीरिक शोषण किया गया है, उसकी मर्जी के विरुद्ध गर्भपात कराया गया। इसके अलावा उसने एक कांग्रेस नेता का भी नाम लिया है जो कर्नाटक के बीदर का है, जो सैफुद्दीन का रिश्तेदार है। उसने भी इस युवती के साथ में हाथापाई की है, इसका रेप करने की कोशिश की है। तो बेहद संगीन और बेहद गंभीर ये आरोप हैं। इनकी छानबीन पुलिस को करनी चाहिए थी, चाहे वो कर्नाटक की पुलिस हो या फिर लखनऊ की पुलिस
पुलिस हो। लेकिन बहरहाल इस दिशा में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है और युवती अपने बयान पर कायम है। सैफुद्दीन से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, उसका बहरीन का नंबर हमारे पास था, लेकिन सैफुद्दीन ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। जब उनसे पूछा गया कि फलानी युवती ने आपके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है, तो सैफुद्दीन का भी कोई रिएक्शन नहीं आया। तो बहरहाल पुलिस को पूरे मामले की छानबीन करनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, जो फिलहाल नहीं हो रही है। पूरा मामला ठंडे बस्ते में है विवेक। लेकिन संजय, यहाँ एक और सवाल बनता है कि ये जो बता रही है कि वो कर्नाटक के बीदर का रहने वाला है और परिवार के लोगों पर भी आरोप है, तो क्या विदेश से आने के बाद ये जो युवती है ये कर्नाटक गई थी, वहां पर इसके साथ भी हाथापाई हुई, मारपीट हुई, जो कांग्रेस नेता पर आरोप लगा रही है ये? बिल्कुल, इसने ये आरोप लगाया कि सैफुद्दीन ने बिना उसकी मर्जी के पहले तो उसका धर्मांतरण कराया, उसको प्रेग्नेंट किया, उसके बाद में इलाज के नाम पर उसको मुंबई भेजा, जहां पर उसका बिना मर्जी से उसका एबॉर्शन कराया गया। जब इस युवती को पता चला कि उसके साथ में इस तरह की घटना हुई है, तब वो कर्नाटक भी गई है। वहां पर जहां पर सैफुद्दीन का घर था बीदर जिले में, वहां परिवार वालों से मुलाकात हुई है, परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की, ऐसा आरोप इस युवती का है। इसके अलावा उसको बंधक बनाया है, किसी तरह से वहां से भागकर निकली है और पहले मुंबई गई और वहां से लखनऊ पहुंची है, जहां पर उसने FIR दर्ज कराई है। तो बहरहाल घटनाक्रम में कई शहर, कई प्रदेश तो जुड़े हुए हैं, साथ ही विदेश का भी कनेक्शन है। तो ऐसे में इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की जानी चाहिए और जो आरोप ये युवती लगा रही है, अगर उसका गलत तरीके से धर्मांतरण कराया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार तो अवैध धर्मांतरण के मामलों को बेहद संजीदगी से लेती है, इसके लिए बाकायदा पूरा कानून बनाया गया है। लेकिन अगर इस तरह के आरोप वो लगा रही है तो उसके मामले में गहराई से छानबीन की जानी चाहिए, जो बहरहाल अभी विवेक नहीं हो रही है। हाँ, और युवती ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं संजय त्रिपाठी। वो कह रही है कि जो यहाँ से लोगों को ले जाते थे और वहाँ पर डांस कराते थे रात को, तो काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो दोनों पक्ष सामने आनी चाहिए। यूपी पुलिस तत्काल इसका संज्ञान लेके जांच रिपोर्ट तो सौंपेगी ही। बड़ी खबर जानिए, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का आर्टिकल, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है। इसमें कहा गया है बॉर्डर एरिया पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। यह बात ऑर्गेनाइजर में लिखी गई है। आर्टिकल में लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर होने के बावजूद ये सभी धर्मों और क्षेत्रों में समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों, खास करके बॉर्डर एरिया में मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ऑर्गेनाइजर में ये बातें लिखी गई हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है, बॉर्डर एरिया पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखिए, जो ये राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की बात है, इसकी जरूरत है, वो तो कई दिनों से जताई जा रही है। लेकिन आरएसएस के मुखपत्र की ओर से ये कहना कि मुस्लिम एरिया, बॉर्डर एरिया में मुस्लिम आबादी और बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये एक नए विवाद का जन्म भी है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के बयान सामने आते रहे हैं। लेकिन जो विश्व जनसंख्या दिवस है कल, यानी कि 11 जुलाई को, और उससे पहले इस तरीके से ये लेख ये बताने की कोशिश की गई है कि देश में क्यों जो है ये पॉपुलेशन कंट्रोल जो नीति है या कानून है उसकी ज़रूरत है, यानी कि जनसंख्या रोधी जो कानून या नीति की ज़रूरत क्यों है, और वो विस्तार से बताया गया। उसी का एक एस्पेक्ट उसमें ये बताया गया है कि खास तौर पर ऐसे इलाके, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, उत्तराखंड हो, ऐसे इलाके जो कि जिनकी सीमा बांग्लादेश और अन्य जो है जो देशों से लगती है, वहाँ पर एक खास समुदाय के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है और ये चिंता का विषय है। क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं जनसंख्या को नियंत्रण करने की, जो फर्टिलिटी रेट है वो हमारे पिछले 2-3 दशकों में लगातार नीचे आया है, 3.2 से 2.1 तक पहुंचा है। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन उसके बावजूद कुछ इलाकों में अगर अप्रत्याशित तौर पर एक समुदाय की आबादी बढ़ रही है तो उस पर चिंता जाहिर की गई है इस आर्टिकल में। लेकिन विवेक, ये भी समझना होगा कि ये कोई पहली बार नहीं है। मोदी सरकार जब से 2014 में आई है, पार्टी के तमाम सांसद, तमाम नेता अलग अलग मंचों पर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते रहे, नीति की बात करते रहे, लेकिन अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक और विवेक, एक और पॉइंट जोड़ देता हूं कि पार्टी के अब कुछ नेता जरूर ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के तीसरा कार्यकाल के दौरान मुमकिन है कि कोई एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो जनसंख्या नियंत्रण बिल और इसकी नीति को लेकर भी। जी, ये नीति को लेकर भी जनसंख्या नियंत्रण बिल तो जरूरी ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि ऑर्गेनाइजर पर जो लेख छपा है, ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल पर बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक सच्चाई है कि देश में बढ़ती आबादी के चलते लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में कमी आ रही है। वो उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं।
11 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस और इसी मौके पर पांचजन में एक लेख भी छपा है जिसमें भारत की बढ़ती आबादी को लेकर के चिंता भी जाहिर की गई है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि पिछले अगर हम 1-1.5 दशक की बात करें तो जो फर्टिलिटी रेट है उसमें जरूर कमी आई है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में यह चिंता का विषय है। और उसमें भी जो ऐसे इलाके जो बॉर्डर से सटे हुए हैं वहां पर जिस तरीके से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है उस चीज का भी जिक्र किया गया है। दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। दुष्यंत जी, जिस तरीके से जो है ये आर्टिकल भी छपा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की तो इसको लेकर के मांग तो बहुत सालों से हो रही है कि इसको लेकर के कोई नीति, नियम, कानून होना चाहिए, लेकिन अब तक बन नहीं पाया है और उसी पर चिंता जाहिर की जा रही है। देखिए, बहुत चिंता का विषय भी तो है, क्योंकि किसी भी देश पे संसाधन जो होते हैं उन संसाधनों के अनुरूप ही वहाँ की जनता का सही तरीके से जीवन यापन हो सकता है। हम पे पानी कितना है, हम पे हरी भूमि कितनी है हमें, और उसके हिसाब से जनसंख्या कितनी चाहिए। अगर कोई भी संतुलन बिगड़ेगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और प्रकृति फिर अपने अपने तरीके से उसको संतुलित करने का काम करेगी। इसलिए हर देश की अपनी जनसंख्या नीति होती है और हमारे भारत की भी जनसंख्या नीति जल्दी ही उस पर कंट्रोल भी करना चाहिए, बननी भी चाहिए कि जो इसके संसाधन उस प्रकार से जनसंख्या होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, उसको जीवन में जीने के लिए अनेकों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और पूरा देश अनेकों समय से संघर्ष भी कर रहा है। कहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनेकों उपाय भी किए गए हैं। मुझे लगता है वो उपाय पर्याप्त नहीं है। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई भी कानून बनाकर मजबूती से उसको लागू करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जब भी कानून की बात होती है तमाम जो है राजनीतिक दल हैं वो सवाल खड़े करने लगते हैं और पांचजन में भी इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, वो सनातन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि कुछ ऐसे जो है राज्य हैं, कुछ ऐसे जो है प्रदेश जहाँ पर इलाकों में एक जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक समुदाय की बढ़ रही है, वो भी एक चिंता का विषय है। देखिए यार, मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रवादी भावना से उसको लेना चाहिए कि देश के लिए क्या करना चाहिए, देश को कैसे आगे देश बढ़ेगा। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब सूरजपाल जाटव और भोले बाबा के सत्संग के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस में पंडाल सजाया गया था और बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए मची जो भगदड़ थी उसमें 121 लोगों की जान चली गई। एक हफ्ते बाद हाथरस कांड की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। 855 पन्नों की इस रिपोर्ट में भोले बाबा का नाम गायब है। बाबा ने हादसे के बाद वीडियो संदेश तो जारी किया, लेकिन वो कहां है फिलहाल ये कोई नहीं जानता है। एक और बड़ी अपडेट आ गई है इस मामले पर। एसआईटी रिपोर्ट पर मायावती ने सवाल उठाए। रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है, यह मायावती ने कहा है। भोले बाबा पर खामोशी चिंता का कारण है। मायावती ने एसआईटी रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं क्योंकि बाबा का नाम तो है ही नहीं, तो मायावती कह रही हैं कि यह राजनीति से प्रेरित है एसआईटी रिपोर्ट। उन्होंने लिखा कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों आदि की दर्दनाक मौत हुई। सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है ये, किंतु एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। यह अति दुखद, अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंताओं का कारण है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं जो मायावती ने उठाए हैं सवाल एसआईटी पर। ये कोई केतली नहीं बल्कि रहस्यों से भरी एक पोटली है। बाबा के आश्रम में मौजूद ये महज सफेद रंग के एल्यूमिनियम का एक बर्तन भर नहीं है, ये बाबा के कथित चमत्कारी संसार के अलादीन का चिराग है। इस केतली में कैद है रहस्यों से भरे बाबा नारायण साकार हरि की कल्पना की उड़ान वाली वो दुनिया जिसके पीछे दीवाने हैं बाबा के सैकड़ों भक्त। परमात्मा है और परमात्मा ही रहेंगे।
आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस केतली के भीतर देश के लाखों लोगों का अंधविश्वास बंद है। ये वो केतली है जिसके भीतर मौजूद पेय पदार्थ को बाबा के भक्त बेहद अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण मानते हैं। वो काली चाय जिसके आगे मेडिकल साइंस की कोई कीमत नहीं है। इनका अंधविश्वास है कि ये चाय बड़े से बड़े रोग को ठीक करने की ताकत रखती है। परमात्मा है और परमात्मा ही रहेंगे। सब दुख बीमारी सब दूर हो जाती हैं। अच्छा। टीबी हो कुछ भी हो सब दूर हो जाती हैं। अच्छा। खांसी सांस सब दूर हो जाती हैं। अच्छा। जरा सोचिए ये कितना खतरनाक है। जिन्हें टीबी जैसी भयानक बीमारी हो और वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय आश्रम में आकर हर मंगलवार को इस काली चाय का सेवन करके अपनी बीमारी ठीक करने का इंतजार करेंगे, तो अपने साथ साथ कितने और लोगों तक संक्रमण को पहुंचाते होंगे। ये बाबा की विशेष काली चाय है। हाँ। अच्छा। हवा दवा भी होती है ना, वो भी दूर हो जाती है, वो भी नहीं आती फिर। सब रोगों से छुटकारा हो जाता है ये चाय पीने से। चाय पीना से। लेकिन भोले बाबा के भक्तों के लिए ये काली चाय अमृत प्रसाद है। एबीपी न्यूज संवाददाता मंगलवार के दिन संभल में बाबा के आश्रम पहुंचे तो देखा वहां गिने चुने लोग ही मौजूद हैं, लेकिन इनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई थी। परमात्मा है और परमात्मा ही रहेंगे। इसके बाद हम आश्रम के अंदर रसोई में पहुंचे तो हमें लकड़ी के तख्त पर रखी कथित चमत्कारी चाय के दर्शन हुए। ये जो आश्रम का जो रसोई है उसमें ये केतली जो है ये रखी हुई है और यहाँ पर जो भक्त हैं जब आते हैं तो वो ये जो चाय है इस चाय को पीते हैं। ये एक तरह का गिलोय का और नींबू का रस कह सकते हैं और ये यहाँ पर विशेष चाय है। जिस चाय का जिक्र हो रहा है वो ये चाय है कि जो बाबा काली चाय पिलाते हैं और उससे दुख दूर हो जाते हैं। बाबा के आश्रम की कथित चमत्कारी चाय भी विशेष चूल्हे पर ही तैयार होती है। आश्रम के सेवादार ही इस चाय को भक्तों के लिए बनाते हैं। इसमें कई चीज़ें पड़ी हुई हैं, 12-13 चीज़ पड़ी हुई हैं। अच्छा, क्या क्या पड़ता है? लौंग, हाँ। काली मिर्चें, हाँ। और क्या नाम है वो दालचीनी और पीपरें, तेजपाल के पत्ते, अदरक, नींबू, काला नमक, गिलो, अच्छा, चाय की पत्ती, अच्छा, तुलसी, अच्छा, ये पड़ती हैं। इस चाय में दूध नहीं पड़ता है? दूध नहीं पड़ता है इसमें। अच्छा। हाँ। तो ये जो प्रसाद के रूप में दी जाती है इससे क्या लाभ होता है? लाभ होता है जिसकी मतलब इसे पीने से बुखार कम हो जाते हैं। डॉक्टरों ने भी बताया, पीछे बताया डॉक्टरों ने कि इसको पियो तो तुम्हारे बुखार खत्म हो जाएंगे। भक्त इस काली चाय को अमृत रस कहते हैं। यहाँ भट्टी लगी हुई है। पूरी रसोई में हर तरफ बर्तन मौजूद है। इसी रसोई में भक्तों के लिए लंगर तैयार होता है। को हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भट्टी है वो लगी हुई है। इस पर लंगर जो है वो तैयार होता है भंडारे का और उसके अलावा एक तरफ और एक ये चूल्हा बना हुआ है और यहाँ पर चाय जो है वो विशेष तौर से सेवादारों को, भक्तों को, अनुयायियों को पिलाई जाती है। उत्तर प्रदेश के संभल के बाद आप चलिए सीधे आगरा, जहां हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। आश्रम बंद है लेकिन सीढ़ियों को महिलाएं अपने पल्लू से साफ करती हुई दिखाई दे रही थी। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद बाबा के प्रति अटूट आस्था में इंच भर का फर्क भी नहीं आया है। हम इस समय खड़े हैं आगरा सूरजपाल और उर्फ भोले बाबा का ये वही आश्रम है। यहाँ पे बताया जाता है कि मंगलवार को यहाँ दरबार लगता है और यहाँ आप देख सकते हैं इनके सेवादार हैं जो अनुयायी हैं वो आके यहाँ पे माथा टेक रहे हैं और सुबह से ये तांता लगा हुआ है भक्तों का भोले बाबा के। और हम देख रहे हैं यहाँ महिलाओं की तादाद ज़्यादा है। हमने आके यहाँ रियलिटी चेक किया तो हमको पाया कि यहाँ पे लगभग 100 महिलाएं से ज़्यादा महिलाएं दर्शन हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप
किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर अपने साड़ी के पल्लू से इसकी सफाई कर रही हैं। बाबा हर मंगलवार को ही अपना सत्संग करता था। हमने जब आगरा में आश्रम के दरवाजे पर माथा टेकने आई महिलाओं से बात की तो बाबा की तरफदारी करते हुए वो गरजने लगी। यहाँ नमन करने आते हैं अपने प्रभु के लिए, इष्ट देव के लिए, नारायण शाकर हरि के लिए। ये बताए उनका क्या दोष था? दोष क्या था? अपन दोष ही है जो उन्होंने किया है। उन्होंने छल किया है, उनका रिजल्ट आएगा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मेरे नारायण शाकर हरि करेंगे। पूरा ब्रह्मांड के नायक है, इनके अलावा कोई नहीं है। लेकिन जिन परिवारों ने भगदड़ में अपनों को खोया है वो बाबा के चमत्कार पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें सर जी प्रशासन का तो कोई दोष नहीं है, शासक का दोष है। क्योंकि अभी तक जो है बाबा के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। बाबा किस बात का है? बाबा होता तो वहीं पे जो है जितने भी मृत्यु हुई तो वहीं जीवित होते। विनोद कुमार के परिवार ने भगदड़ में 3 सदस्यों को खोया। विनोद कुमार की मां, पत्नी और बेटी की भगदड़ में मौत हो गई और अब ये परिवार गुनाहों का हिसाब मांग रहा है। ये नहीं है कि ये सस्पेंड हो गई तो बहुत बड़ा काम हो गया, कोई काम बड़ा नहीं है। बाबा नहीं पकड़ा गया तो फिर कोई काम नहीं है, ये सब बेकार है। संतुष्टि उसी दिन आएगी जब बाबा सामने आएगा और अपने बयान देंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों अपने भक्तों के लिए वो आगे क्यों नहीं आए अभी तक। आखिरकार 1 हफ्ते से 2 हफ्ते हुए चले जा रहे हैं, बाबा कहाँ आए अभी तक। पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहे हैं। ये जो पूरा मामला है उस पर 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सूरजपाल जाटव और भोले बाबा का जो सत्संग हुआ था उसमें ये मामला अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है, जांच चल रही है। एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। जिन लोगों ने अपनी मां, पत्नी और औलाद को खोया है वो बाबा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे पर चश्मदीदों से लेकर पीड़ित परिवार तक ऐसी कई आवाजें हैं जो वजह गिना रही हैं और बता रही हैं कि बाबा से सवाल क्यों नहीं होने चाहिए। बावजूद इसके भोले बाबा से कोई सवाल क्यों नहीं है। सिर्फ छोटे लोगों को नापकर क्या बड़े चेहरे को बचाया जा रहा है? क्या बाबा का नाम ना लेने के पीछे वोट बैंक की राजनीति है? वो 2 जुलाई की मनहूस तारीख थी जब सैकड़ों महिलाएं और बच्चे बदहवास होकर भागती भीड़ के पैरों के नीचे कुचलकर मारे गए थे। अभी तक जो है बाबा के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। बाबा किस बात का है? बाबा होता तो वहीं पे जो है जितने भी मृत्यु हुई तो वहीं जीवित होते। बाबा को खत्म किया जाए, बाबा नहीं है, ढोंगी है, बिल्कुल नहीं है। बाबा वहाँ से निकले, भगदड़ मची। जब मालूम उन्हें पड़ा, ऐसी बात नहीं उन्हें मालूम नहीं पड़ा तो बाबा को आना चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अब जब बाबा वहाँ पे आए नहीं तो भैया उनको दोषी माना जाएगा, जो अपने आप को भगवान कहते हैं। 2 जुलाई को 121 मौत हो गई, अस्पताल लाशों से पट गए। लेकिन 1 हफ्ते बाद एसआईटी ने जो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी है उसमें बाबा को क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई दे रही है। एसआईटी रिपोर्ट में लिखा है, साजिश से इनकार नहीं है पर गहन जांच की जरूरत है। आयोजकों की लापरवाही से हादसा हुआ है। भीड़ को आमंत्रण देने के बाद पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हाथरस कांड को लेकर एफआईआर से लेकर एसआईटी की रिपोर्ट तक कहीं बाबा का नाम नहीं है। ले रे के बाबा पे लाखों वोट हैं, वोट को चक्कर है जे सबरो जे वोट चाहिए अरे के बाबा को। जब बाबा है का है, बाबा को जितने को नजर है उतनी वोट चलो जातू है, जासू बाबा ना आरो चक्कर में। हाथरस कांड के 4 दिन बाद तक बाबा लापता रहे और फिर अचानक उनका वीडियो संदेश सामने आया। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। और अब एबीपी न्यूज आपको बारी बारी वो वजहें बताने जा रहा है जो बाबा की भूमिका पर सवाल उठाती हैं। पहली वजह, चश्मदीदों के मुताबिक बाबा ने मंच से कहा था कि उनके चरणों की धूल हर तरह के दुख दर्द को दूर कर देगी और यही बात भगदड़ की वजह बनी।
भोले बाबा जो हैं, जो सूरजपाल भोले बाबा जी हैं, उन्होंने मंच से ये कहा कि मेरी चरण रज से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी सभी विपदा दूर हो जाएंगी। तो उस जब वो निकल के गए तो उनकी इस बात को लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने जो सुना, तो उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे भीड़ चली। भीड़ जब चली तो वहाँ के सेवादारों ने डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया। जब डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया तो पीछे इधर से इन्होंने प्रेशर लगाया, पीछे से जब भीड़ का प्रेशर पड़ा तो वो डंडे फंडे से हट गए और भीड़ मतलब बेकाबू हो गई और वो एक दूसरे को चढ़ते हुए निकल गए और भोले बाबा वहां से चले गए। दूसरी वजह, बाबा के सत्संग के लिए 80,000 लोगों के जुटने की इजाजत ली गई, लेकिन वहां 2.5 लाख से ज्यादा की भीड़ पहुंची थी। बावजूद इसके बाबा की आर्मी ने पुलिस को चार्ज नहीं लेने दिया। अगर बाबा के सेवादार पुलिस को पंडाल में व्यवस्था संभालने देते तो शायद हादसा टल सकता था। उन्होंने कोशिश करी अंदर जाने की, पंडाल में पुलिस कर्मियों, हाँ पुलिस कर्मियों ने, तो उन्होंने जो है उनको रोक दिया। बोला आप लोगों का अंदर आने का कोई काम नहीं है। किसने रोका? ये उनके सेवकों ने, सेवादारों ने। हाँ सेवादारों ने। क्या बोला सेवादारों ने पुलिस कर्मियों? बोले कि आप लोग के अंदर आने कोई काम नहीं है, आप अंदर की व्यवस्था तो हम ही संभाल लेंगे, आप जो ये बाहर की है भीड़ इनको संभालो। तो वहाँ पे अगर पहले से ही अगर पुलिस अंदर होती और वो कंट्रोल, हाँ, तो व्यवस्था इतनी दुर्घटना जबरदस्त नहीं होती। कांग्रेस के सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात की थी, लेकिन बाबा को दोषी नहीं बताया था। और अब तो अपनी मां को हादसे में खोने वाले विष्णु कुमार जैसे कई पीड़ित हाथरस कांड पर राजनीतिक पार्टियों के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। उनके सामने आपने ये बताया था कि बाबा जो है के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए किसी तरीके की? नहीं, मैंने उनसे कार्रवाई की नहीं कही थी। हाँ, मैंने कहा था अगर बाबा को कार्रवाई है तो नेताजी थोड़ी सख्ती की जाए, उसे सजा दी जाए, चाहे बाबा हो चाहे प्रशासन हो, जिसकी भी कमी हो उसे दोषी मानकर सजा दी जाए। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को प्रशासन ने सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन पीड़ित परिवार इस कार्रवाई को सिवाय लीपापोती के और कुछ नहीं बता रहा। सर ये तो लीपापोती हो रही है सर, मेरी नजर में तो ये तो नहीं, क्यों कि बाबा को लाना चाहिए ना था, बाबा के साथ उस बाबा को देखना चाहिए। और ये क्या बाबा के कर्मचारी पकड़े हुए हैं, बाबा को कहीं पर नाम नहीं है, तो इसमें प्रशासन का हाथ है नहीं है? प्रशासन उसको दुबका रहा है या प्रशासन उसको बचा रहा है? पीड़ित परिवार सवाल उठा रहे हैं और सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। जो लोग भी दोषी हैं वो सरकार के मुलाजिम हो, सरकार के अफसर हो, चाहे वो बाबा के अनुयायी हो, बाबा के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हो या बाबा खुद हो, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार वहाँ की कटिबद्ध है। लेकिन बाबा का दोष साबित कैसे होगा जब उन्हें जांच के हर सिरे से ही अलग कर दिया गया है? इतनी जनता पब्लिक मर गई, आज भी सरकार सो ही रही है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि बाबा पैसा वाले ज्यादा है कि मतलब आस्था ज्यादा बढ़ गई है बाबा के ऊपर सब लोगों की। यहाँ राजनीति का ये चल रहा है जो खेल, वो सबको दिख रहा है। अगर राजनीति का खेल नहीं होता तो बाबा अब तक कब का गिरफ्त में होता। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक बना रखा है भोले बाबा, ताकि ये जिससे कह देगा अपनी जनता से कि हाई इसके लिए वोट दे दिया जाए तो वोट उसी की तरफ जाता है इसका, इसीलिए उसको पकड़ा नहीं जा रहा होगा इसी वजह से। बस हाथरस हादसे में पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हाथरस वाले कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सहित कई सेवादार भी शामिल हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में बाबा से पुलिस ने कोई पूछताछ ना तो जांच के सिलसिले में और ना ही जानकारी के सिलसिले में की है। तो अब तक जो मामला सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि घालमेल तो हो ही रही है। यही सिस्टम है और खराब सिस्टम का परिणाम। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कुछ ठोस नतीजा निकलेगा। और अब पश्चिम बंगाल के रायगंज से एक बड़ा अपडेट जानिए। बूथ पर हंगामा हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी उम्मीदवार में झड़प हो गई है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है। रायगंज में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। रायगंज विधानसभा सीट से मानस कुमार घोष बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं कृष्णा कल्याणी उपचुनाव में रायगंज विधानसभा सीट से टीएमसी की उम्मीदवार हैं। अब यहां पर बड़ी खबर यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल ने अपनी
यूं कहे कि रवायत कायम रखते हुए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा चुनाव नहीं होता, कोई ऐसा उपचुनाव नहीं होता, छोटा हो या बड़ा हो, पश्चिम बंगाल में हिंसा झड़प देखनी बहुत आम बात है। तो अभी की बड़ी अपडेट ये आ रही है कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित तो किया है, लेकिन रायगंज में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़प हो गई।